जहां से रेडिएशन को हम लोग एंटर कराएंगे। अब ये रेडिएशन जैसे इंटर करेगा तो यहां पे टकराएगा, कुछ पार्ट यहां पे एब्जॉर्ब हो, स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा, जिससे हम लोग क्वांटा नाम देते हैं। और लाइट के केस में इसी क्वांटा को नाम क्या देते हैं? फोटोन नाम देते हैं। ये और ये आपका कटेगा तो बचेगा 2.02 इंटू 10⁻20 फोटोन, 25/100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल करके आएगा? सुटेबल लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, H/m इंटू न्यू माइनस क्या होगा? तो न्यू नॉट हो जाएगा। और -34 इंटू 10⁻14 इंटू क्या होगा? 3। तो 4 माइनस क्या होगा? 3.2। अब इसको सॉल्व करें तो आएगा 0. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पे स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, साथ साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। उससे पहले आप समझ लो कि आखिर ब्लैक बॉडी क्या होता है। देखो, एक ऐसा बॉडी जिसके पास ये क्षमता हो, जिसके पास ये टेंडेंसी हो कि हर एक प्रकार के रेडिएशन, चाहे उसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वैसे बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी नाम देते हैं। अब जो बॉडी में रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, उसी रेडिएशन को इमिट कर दिया, तो जो इमिट किया रेडिएशन, उसी रेडिएशन को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले ब्लैक बॉडी को लिखते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? द बॉडी विच हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब रेडिएशन of all types of frequencies, called as black body। तो ब्लैक बॉडी क्या हुआ? जो हर एक प्रकार के रेडिएशन, चाहे उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वैसे बॉडी को ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं। अब जो एब्जॉर्ब रेडिएशन को ब्लैक बॉडी इमिट किया, तो जो इमिट हुआ रेडिएशन, उसी रेडिएशन को नाम क्या देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम देते हैं। तो अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखूं तो आप लिख सकते हैं व्हेन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, then the radiation called as black body radiation। अब देखो, आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी का निर्माण कर सकते, बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करना होगा, जैसे डायग्राम पे दिखाया गया है। ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर के इन साइड पर, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ अगर आप ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, अंदर के साइड में एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करो, और उसको अंदर के साइड में ब्लैक कलर से पेंट कर दो, और इसके वॉल पर एक छोटा सा हम लोग हॉल क्रिएट करेंगे, जहां से रेडिएशन को हम लोग एंटर कराएंगे। अब ये रेडिएशन जैसे इंटर करेगा तो यहां पे टकराएगा, कुछ पार्ट यहां पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट करके यहां जाएगा तो यहां पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट करके यहां आएगा तो यहां एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट करके यहां जाएगा तो यहां एब्जॉर्ब होगा। इस तरीके से जितने भी आपने रेडिएशन सप्लाई किए हैं, वो सारे के सारे इस ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा।
एक हॉलो स्फीयर को अगर अंदर के तरफ प्लैटिनम ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं और साथ में उसके वॉल पर एक छोटा सा हॉल रखते हैं तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी अगर मैं यहां पे लिख दूं, when a hollow sphere coated inside with platinum black and has a hole on the wall then behaves as a perfectly black body। ठीक है, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, ये आपका वेवलेंथ और साथ साथ टेम्परेचर और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले आप इसको जरा कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइट इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ इमिटेड। जो रेडिएशन का वेवलेंथ होगा ना, इसी के ऊपर आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका डिपेंड करने वाला है। सबसे पहला यहां पे एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, इस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर वेवलेंथ को 0 से हायर की तरफ लेके जाते हो, मतलब वेवलेंथ आप जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो पहले तो आपका बढ़ेगा मैक्सिमम तक, और उसके बाद फिर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो आपका डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ के ऊपर। जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ बढ़ती नहीं रहेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम जाएगा। और फर्दर अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी फिर क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इस ग्राफ का तो ये है, इफ वेवलेंथ increases then the intensity of black body radiation also be increases up to maximum। कब तक बढ़ेगा, मैक्सिमम तक। देन डिक्रीजेस, और मैक्सिमम जाने के बाद फिर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसके ऊपर आश्रित है, वेवलेंथ के ऊपर आश्रित है। आप जैसे जैसे वेवलेंथ को राइज करेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, और फर्दर इंक्रीज करोगे वेवलेंथ को तो इसकी इंटेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो इसका फैक्टर डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर के ऊपर। आप देखो यहां पे इस ग्राफ पे, तो हमारे पास टेम्परेचर स्टार्टिंग में 3000 केल्विन रखा गया, फिर टेम्परेचर आपने 4500 केल्विन कर दिया, और उसके बाद टेम्परेचर आपने 6000 केल्विन आपने कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा। आप इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो कि ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ की टेम्परेचर ऊपर करते हैं, जैसे ऊपर करोगे तो ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ आ जाएगा। फर्दर टेम्परेचर अगर आप ऊपर करते हैं तो ये पीछे की और आ जाएगा, है ना। कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक और पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं हम लोग कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस then intensity
इंटेंसिटी मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ, ऐसा कहने का ये मतलब है बाबू कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे इंटेंसिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जैसे बढ़ेगा तो वेवलेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी। उसी पॉइंट को मैं यहां पे लिखा हूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इंटेंसिटी मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर है ग्राफ का और दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में जरूर रखना। एक पहला फैक्टर मैंने बता दिया वेवलेंथ वाला और दूसरा फैक्टर मैंने बता दिया आपको टेम्परेचर वाला। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के घटना को समझाने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी बनाया है, जिस थ्योरी को हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बारी बारी से हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चले। सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी में क्या कहता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, चाहे इमिटेड के फॉर्म में बात करो या एब्जॉर्ब के फॉर्म में बात करो, वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में इमिट नहीं करेगा या कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब भी इमिट करेगा या जब भी एब्जॉर्ब होगा, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ही इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और absorbed by a body is not continuous, but discontinuous in the form of a small discrete pocket of energy, मतलब जो रेडिएशन इमिट करेगा वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे और एक पॉकेट के फॉर्म में होगा। अब उस पॉकेट को हम लोग क्वांटा के नाम से जानते हैं। इसी पॉकेट को लाइट के केस में आप फोटोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फोटोन। तो ये जो डिस्क्रीट पॉकेट ऑफ एनर्जी है ना, जिसको हम लोग क्वांटा कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्वांटा। तो सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं द स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटा। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, और इसी क्वांटा को लाइट के केस में फोटोन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फोटोन। तो एक और पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग, द स्मॉल, या फिर इन केस ऑफ लाइट कर दो, इन केस ऑफ लाइट ए स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। ठीक, तो 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इमिट करेगा या फिर एब्सॉर्ब करेगा, और ये हमेशा स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा, जिससे हम लोग क्वांटा नाम देते हैं। और लाइट के केस में इसी क्वांटा को नाम क्या देते हैं? फोटोन नाम देते हैं। अब चाहे आप क्वांटा की बात करो या फोटोन की बात करो, दोनों ही में आपके पास एनर्जी स्टोर होती है, और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली
डायरेक्टली proportional to frequency of the radiation, किसके ऊपर डिपेंड किया बाबू? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड किया। दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसा लिखें, सपोज करो कि E है हमारे पास, दिस इज एनर्जी ऑफ क्वांटा कर दो, है ना, और न्यू दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 4, एनर्जी जो होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, दैट इज H, जिस H को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं बाबू? प्लैंक्स कांस्टेंट नाम देते हैं, ठीक ना। और H की वैल्यू फिक्स होगी कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर 6.6 इंटू 10⁻⁻31 किलो जूल सेकेंड, या फिर 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये जो एनर्जी मिला ना, ये एक क्वांटा की एनर्जी है। अब ऐसे ऐसे अगर मान लो बहुत सारे क्वांटा हैं, तो उन सब का टोटल एनर्जी इसका सिंपल होल नंबर मल्टीप्लीकेशन से होगा। जैसे मान लो एक क्वांटा की एनर्जी H न्यू है, तो 5 क्वांटा की एनर्जी क्या होगा? 5H न्यू हो जाएगा। उसी तरीके से 10 क्वांटा की एनर्जी क्या होगी? तो 10H न्यू हो जाएगा। अगर 100 क्वांटा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 100H न्यू हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है वो एक क्वांटा के लिए है, तो एक से ज्यादा क्वांटा के लिए सिंपल यहां पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहां पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 5, द टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body will be some whole number of quanta, ठीक है। आप इसको कैसे बोलोगे? दिस इज E इज इक्वल टू N इंटू H इंटू न्यू, ठीक है। जहां पर N क्या है बाबू? दिस इज नंबर ऑफ क्वांटा, N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर N का वैल्यू 1 लेके चलोगे, मतलब कितना क्वांटा है? 1 क्वांटा है। कितना है? 1 क्वांटा। तो इस समय एनर्जी क्या होगा? देखो H न्यू के बराबर होगा। तो इसी बात को मैंने 4th पॉइंट पे समझाया कि एक क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो H न्यू के बराबर होगा। तो वैसे वैसे अगर बहुत सारे क्वांटा है तो सिंपल आप n से मल्टीप्लाई कर दो, n वो होगा नंबर ऑफ क्वांटा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर में आते हैं। एक बार सारे पॉइंट को अच्छे से सुन लो, उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ही इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी। अब जो स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी है, जिसे हम लोग क्वांटा नाम दे सकते हैं, लेकिन इसी क्वांटा को लाइट के केस में आप फोटोन नाम दोगे। क्वांटा के अंदर भी एनर्जी स्टोर है और फोटोन के अंदर भी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब एक क्वांटा के अंदर जो एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। कैसे? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा आपका, है ना। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर के आते हैं H को नाम क्या देते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। किलो जूल के फॉर्म में भी देख सकते हैं और अर्क के फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो एनर्जी मिला था वो एक क्वांटा का था। अब एक से ज्यादा क्वांटा अगर है तो टोटल एनर्जी कैसे पता करोगे? सिंपल n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे n क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ क्वांटा होगा, ठीक है। तो इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और आपके पास कितना कंसीडर करना है क्वांटा, 1 मोल। कितना कंसीडर करना है, 1 मोल, यानी n बराबर क्या लेके चलना है, 1 मोल लेके चलना है, यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटा लेके चलना है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू न्यू। अब E इज इक्वल टू n की जगह पे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, h की जगह पर क्या लिखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। और न्यू आपके पास कितना है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, तो ये निकल करके आता है 199.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल, और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी बराबर होगा 199.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और मैं बाबू आपको बताता हुआ यहां पे चलूं, न्यूमेरिकल के लिए जो मोस्टली इस्तेमाल आने वाले फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे एक तो फॉर्मूला आपने देखा E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, एक तो ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं वेब थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आपके पास एनर्जी बराबर क्या लिख सकता है, HC अपॉन लैम्डा। आप इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब आप इस्तेमाल करोगे, जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, है ना। और ये वाला फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करोगे, जब क्वेश्चन में आपका वेवलेंथ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, वेवलेंथ दिया जाएगा, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा तो आपको पता है दिस इज वेवलेंथ, है ना। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और कुछ इस तरीके से फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करके और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको पहले जरा कॉपी करो, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। आपके पास वेवलेंथ दे दिया गया है कितना, 400 नैनोमीटर, और आपको पता है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। दैट मीन्स मीटर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। आगे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, है ना, यानी क्या निकालना है, n का वैल्यू पता करना है। दिस इज अ नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पे पावर दिया गया है कितना, 100 वाट, 100 वाट। आपको एक बात बखूबी पता है कि पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मान लेते हैं कि टाइम हमारे पास 1 सेकेंड हो जाए, तो 1 सेकेंड टाइम पर पावर किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। दैट इज HC अपॉन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पावर जो दिया गया है वो है 100 इज इक्वल टू H कितना है बाबू, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, यहां पर n ले लो, नंबर ऑफ क्वांटा, है ना, और C कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब सिंपल यहां से n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो n बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करें, तो 100 इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आएगा 19.8 इंटू, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 टू द पावर -26। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें, तो n बराबर 40 इंटू, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं ना,
40 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 19.8 इंटू 10⁻⁻26। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2.02 आ जाएगा। तो n बराबर रिजल्ट क्या मिल सकता है, 2.02 इंटू 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻26। ये और ये आपका कटेगा तो बचेगा 2.02 इंटू 10⁻24। कैसे किया, ये कटा तो 10⁻⁻20 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻20 होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितना है बच्चों, तो 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर है ना। तो इसको मीटर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, hc अपॉन लैम्डा, दैट इज h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, c कितना होगा तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना होगा तो 5000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, देखो ये और ये जाएगा तो 10⁻⁻24 बचेगा, 3 जीरो से यहां जाएगा तो 10⁻5 बचेगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आएगा 19.8 बाई 5 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.96। देयरफॉर एनर्जी बराबर क्या हुआ, 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सिंपल सा है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल करके आना है। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल एनर्जी। एनर्जी कितना लेके चलना है, तो 1 जूल लेके चलना है। नंबर ऑफ फोटोन यानी एन को पता करना है आपको, है ना। वेवलेंथ दिया गया है लैम्डा, कितना 4000 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आएगा ये। अब एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं, दिस इज NHc अपॉन लैम्डा। एनर्जी कितना लेके चलना है, 1, n पता करना है, h कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और c कितना हुआ तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना हो गया तो 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करके n को पता करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो 4000 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 19.8 इंटू 10⁻26। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से 19.8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद 10⁻26 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, तो यहां पे ले लो आप 40 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻12, इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक ना, डिवाइड बाई 19.8 इंटू 10⁻26। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.02 ले लो, n इज इक्वल टू, तो ये निकल करके आएगा 2.02 इंटू 10⁻10 हो जाएगा 16 फोटोन। ठीक है, कैसे सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो 10⁻10 बचा, 10⁻26 को ऊपर लेके जाओगे तो बचेगा कितना, 10⁻16। ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहां पे नंबर ऑफ फोटोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन, वन विथ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड अदर विथ 300 नैनोमीटर। एक का वेवलेंथ दिया गया है कितना, 600 नैनोमीटर, ठीक ना, और दूसरे का वेवलेंथ आपको दिया गया है 300 नैनोमीटर। अब दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है। इसको मान लो E1 और इसको मान लो आप E2। तो E1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Sc अपॉन लैम्डा 1, और E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, Sc अपॉन लैम्डा 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज E1 बाई E2 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा 1 डिवाइड बाई Sc अपॉन लैम्डा 2। ये और ये कट जाएगा। देयरफॉर E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है बाबू, दिस इज 300 एंड लैम्डा 1 कितना है तो 600। ये कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। देयरफॉर E1 अपॉन E2 का जो रेशियो मिला वो हुआ 1/2। देयरफॉर E2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2E1 लिख सकते हैं। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास जो एनर्जी दिया गया दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। आपको एक बात बखूबी पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, आपको क्या पता करना है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पता करना है। हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है कि नहीं। तो एनर्जी है हमारे पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। H कितना होता है, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू। देयरफॉर न्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। सॉल्व करके देखना आराम से, ठीक ना। नाउ इसके बाद आपको पता करना है वेवलेंथ। ये तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया, वेवलेंथ कैसे पता करेंगे हम लोग, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। ये तो आप जानते हैं, न्यू हमें पता चल चुका है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 14। C कितना होता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा। देयरफॉर लैम्डा बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 4.8 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये आता है आपके पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और आप वेवलेंथ को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट 10 टू द पावर माइनस 19 जूल मस्ट बी रिसीव्ड बाई आवर आईज। हमारी आंखों के द्वारा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ ग्रीन लाइट मस्ट बी रिसीव्ड बाई आवर आईज फॉर इट्स विजिबिलिटी। आपके आंखों के द्वारा कितना ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब किया गया है, यही आपको पता करना है, यानी एन की वैल्यू पता करना है। ठीक है ना। आपके पास वेवलेंथ दिया गया है कितना, 550 नैनोमीटर, जिसको आप चाहें तो 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर भी लिख सकते हैं। एच का वैल्यू भी क्वेश्चन पर गिवन है। तो एनर्जी बराबर जानते हैं क्या होता है, NHc अपॉन लैम्डा। एन की वैल्यू आपको पता करनी है ना। एनर्जी पर हो गया 10 टू पावर माइनस 19, एन को छोड़ दो ऐसे ही। एच हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और सी कितना हो गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8,
और लैम्डा आपके पास दिया गया है 550 इंटू 10⁻⁻⁹। एन की वैल्यू निकाले सिंपल सा, तो 10⁻⁻19 इंटू 550 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो ये निकल करके आता है 0.277। ठीक है, आप पूरी तरीके से कैलकुलेट करना आराम से घर पे, है ना। मैंने समय को बचाने के लिए इसको डायरेक्ट बता दिया। क्लियर, इसको जरा कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बल्ब इज रेटेड एज 110 वाट इफ इट इमिट्स 25% ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज रेड लाइट। आपके पास पावर दिया गया है वो कितना, 110 वाट, है ना। P इज इक्वल टू है 110 वाट, ये क्वेश्चन पर गिवन है। और आगे कह रहा है कि इफ इट इमिट्स 25% ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज रेड लाइट, यानी इमिटेड एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का कितना है, 25% है, 25/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप क्या करो कि पावर बराबर जानते हैं एनर्जी बाई टाइम होता है। अब टाइम को आप 1 सेकेंड बना दो, तो टाइम को जैसे ही 1 सेकेंड बनाओगे ना तो पावर जो होगा दिस इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगा। तो जो इमिटेड है दिस विल बी 110 इंटू 25/100, ये आएगा 27.5। कितना आ जाएगा, 27.5, यानी इतना एनर्जी आपका इमिट किया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड आउट बाय द बल्ब पर सेकेंड। इमिटेड आउट कितना है, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होगा, NhC अपॉन लैम्डा। इमिटेड कितना था, तो 27.5 है। N आपको पता करना है, H कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड C कितना तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्डा। क्वेश्चन में दिया गया है 6626 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा चेंज करना और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो पूरा लिखना। आप ऐसे लिखो 27.5 इज इक्वल टू N इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 6626 इंटू 10⁻⁻10। एक्चुअली है क्या ना कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो पूरी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हम लोग बार बार 6.6 का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो हम लोग 6.6 डायरेक्ट लिख करके चलते हैं, लेकिन आप अगर पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो 10⁻3 नीचे आ जाएगा, ये और ये आपका कट जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब सिंपल यहां से n को कैलकुलेट कर दो, तो 27.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻34। अब यहां से n की वैल्यू को निकालोगे तो आएगा 9.16 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरा कॉपी करो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि ए डाई एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड फ्लोरेसेंस द रेडिएशन ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो एब्जॉर्ब किया है 4000 एंगस्ट्रॉम और इमिट कितना किया है तो 5000 एंगस्ट्रॉम। इमिट को फ्लोरेसेंस भी ये लिख सकता है, ठीक ना। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब वाला था वो कितना था, तो 4000 एंगस्ट्रॉम था, और इमिट वाला कितना था तो 5000 एंगस्ट्रॉम था, जो क्वेश्चन पे बोला गया है।
इमिट के जगह पे यहां पे दूसरा टर्म फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ सकते हैं। कह रहे हैं इफ ओनली 40% ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इमिटेड आउट, जो इमिट किया है एनर्जी वो एब्जॉर्ब का सिर्फ कितना है, तो 40% है। एब्जॉर्ब का 40% है। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट एंड द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, यानी निकालना है इमिटेड क्वांटा एंड एब्जॉर्ब्ड क्वांटा का रेशियो कितना होगा। ठीक है, यानी NE/NA को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। E का मतलब क्या है, एमिशन, और A का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन। नाउ इमिटेड एनर्जी क्या लिख सकते हैं, NESC अपॉन लैम्डा E इज इक्वल टू, एब्जॉर्ब क्या लिख सकते हैं, NASC अपॉन लैम्डा E इंटू 40 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। SC से SC कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो NE/NA इज इक्वल टू लैम्डा E/लैम्डा A इंटू 40 बाई क्या होगा, तो 100 होगा। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद। इमिटेड वाला वेवलेंथ कितना था, तो 5000 ना, 5000 था, और एब्जॉर्ब वाला कितना था, तो 4000 था, इंटू 40 बाई क्या हो गया, तो 100 हो गया। अब सिंपल सॉल्व करें, 30 से 30 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 से 4 और 5 से कितना, 2 टाइम में। दैट इज इमिटेड फोटोन बाई एब्जॉर्ब फोटोन का रेशियो कितना मिला है, तो 1/2 मिला है। कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि विच हैज अ हायर एनर्जी। पहला एनर्जी दिया गया है ए फोटोन ऑफ वायलेट लाइट विथ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना, पहले का ए नंबर का वेवलेंथ जो दिया गया है वो कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। किसका है, तो वायलेट का है। बी कह रहे हैं ए फोटोन ऑफ रेड लाइट विथ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम। जो बी नंबर है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट वो कितना है, तो 7000 एंगस्ट्रॉम। अब इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी को EV मान लो और इसकी एनर्जी को आप ER मान लो। EV को क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्डा भी, और इसको क्या लिख सकते हैं, SC/लैम्डा R। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो EV/ER इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, SC/लैम्डा भी डिवाइड बाई SC/लैम्डा R। ये और ये कटेगा, लैम्डा R चला जाएगा ऊपर। दैट इज EV/ER इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा R/लैम्डा भी। लैम्डा R कितना है बाबू, तो 7000 दिया गया है, और लैम्डा भी आपके पास कितना है, तो 4000 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लें सिंपल सा, तो EV इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7/4 ER मिल जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा बड़ा मिल गया, वायलेट वाला ज्यादा मिल गया ना। वायलेट ये मिला, और ER बराबर क्या मिल जाएगा, देखो तो ER बराबर हो जाएगा आपके पास 4/7 इंटू EV। तो क्लियर कट यहां से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 7। तो वैल्यू कौन सा बड़ा दिख रहा है, EV वाला। मतलब एनर्जी ऑफ वायलेट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ रेड। ठीक है, और एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, SC/लैम्डा होता है। यानी लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहां पे लैम्डा भी ये कम था इन कंपेरिजन टू लैम्डा R। लैम्डा R ज्यादा था, इसका मतलब एनर्जी ऑफ वायलेट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ रेड। यानी कौन सा एनर्जी ज्यादा है, ए वाला एनर्जी आपका ज्यादा है। ठीक ना, इसको जरा आप कॉपी करो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए
हम लोग एक मेटल के सरफेस को मान लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है और इस मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आपने क्या किया कि कुछ एनर्जी यहां से सप्लाई की, जिससे होते हुए ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल गया। तो एक ऐसी घटना होगी जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सप्लाइंग ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस इफेक्ट को, इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर निकला, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और आप ये बखूबी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है तो अपने साथ करंट को भी लेकर के आता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला तो अपने साथ करंट भी लेकर के आएगा। इस करंट का स्पेशल नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करें, द फेनोमेना of ejection of electron from metal surface when incident of suitable frequencies of light called as photoelectric effect। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, उस इलेक्ट्रॉन को आपने नाम क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, the electron which are ejected called as photoelectron। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है तो अपने साथ करंट भी लेकर के आएगा, और उस करंट को हम लोग नाम क्या देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाम देंगे। तो उस पॉइंट को भी मैं लिख दूं यहां पे, द करंट एसोसिएटेड विथ इट कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब यहां पे कुछ पॉइंट आपको समझ करके चलना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। इस मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहां पर क्या मौजूद होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ यहां पे जो एनर्जी होंगे ना, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मान लेते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास 5 जूल के बराबर है, सपोज कर लो ऐसा समझने के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी 5 जूल से ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो 5 जूल से ज्यादा सप्लाई करोगे ना, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर हो सकेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो सकेगा। आप खुद सोच करके देखो कि 5 जूल मिनिमम एनर्जी है आपका इस मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। अब अगर मान लेते हैं कि आपने यहां पर 4 जूल एनर्जी को सप्लाई किया, सपोज करो कि आपने 4 जूल एनर्जी को सप्लाई किया, तो क्या कभी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता है। अगर आपने 5 जूल एनर्जी सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन निकल तो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है आपके पास? 5 जूल है। लेकिन अगर आपने कहीं 6 जूल एनर्जी को सप्लाई किया तो 6 में से 5 जूल तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगा देगा, बचा कितना? 1 जूल। 1 जूल की मदद से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से बाहर निकलता नजर आएगा।
तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एक ही शर्त में आपका बाहर निकल सकता है कि जो आप रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के मद्देनजर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकलने के लिए जरूरी होता है ना। तो अगर हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसको अगर डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to ejection of electron from metal surface called as थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, वर्क फंक्शन को जो है ना हम लोग फाई के साथ डिनोट करते हैं। दिस इज वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसका नाम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस एनर्जी में अगर वेवलेंथ है तो उसका नाम क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पे एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इफ इट इज फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म पर है, देन कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना। और अगर मान लो यहां पर वेवलेंथ है तो आप उसको नाम क्या देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इफ इट इज वेवलेंथ then called as threshold wavelength, ठीक ना। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा 0 के साथ दिखाएंगे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू 0 के साथ दिखाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहा आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक बार पूरी बात को फिर से सुन लो और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। हमने क्या बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा साथ साथ करंट भी लेकर के आएगा, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक, हमने बोला कि मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यहां पे जो एनर्जी होगी उसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम दिया। इसको हमने एग्जांपल के लिए 5 जूल मान लिया। आपने जो एनर्जी सप्लाई किए हैं वो एनर्जी 5 जूल से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी क्या है आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस एनर्जी में अगर फ्रीक्वेंसी मौजूद होता है तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, और इस एनर्जी में अगर वेवलेंथ मौजूद होता है तो उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी करो और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर अगर डायग्राम में दिखाऊं तो डायग्राम कैसा था, ये आपके पास मेटल का सरफेस था, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। इस जगह पे जो एनर्जी था उस एनर्जी को हमने नाम क्या दिया था बाबू, थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को थोड़े समय के लिए मैं E0 कह लेता हूं, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने जो एनर्जी सप्लाई किया, दिस इज E, दिस इज अ इंसिडेंट एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है, और ये इंसिडेंट एनर्जी हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकला, आप खुद भी समझ सकते हैं कि भाई अगर मान लो ये 5 जूल है, ठीक ना,
आपने सप्लाई किया 6 जूल, तो 6 जूल में से 5 जूल तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगा देगा, और जो 1 जूल बचा वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागेगा यहां से, है ना। कितना बचा था यहां पे 1 जूल। समझ रहे हो कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। थ्रेशोल्ड एनर्जी था 5 जूल, आपने सप्लाई किया 6 जूल, तो 6 जूल में से 5 जूल तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगा दिया, बचा कितना 1 जूल। तो 1 जूल की मदद से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज यूज्ड फॉर escape the electron from metal surface and remain energy is used to increasing the kinetic energy of photoelectron। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो, देखो तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर मिला होगा, सोच करके देखो। तो इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर मिला होगा। आप खुद सोचो ना भाई, ये 1 जूल कैसे मिला होगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे हम लोग, यानी कि E में से हम लोग E0 को माइनस करके चल रहे हैं। अब इंसिडेंट एनर्जी को हम लोग h न्यू कह रहे हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग h न्यू नॉट कह रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h को कॉमन निकाल लो तो न्यू माइनस क्या रहेगा, तो न्यू नॉट रहेगा। एक तो ये रिलेशन आपको निकल करके सामने आया। नाउ एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां पे न्यू नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, जहां पे लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन दोनों को यहां पे पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या मिलेगा, H इंटू C अपॉन लैम्डा माइनस C अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, C को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर HC इंटू क्या मिलेगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये दूसरा फॉर्मूला निकल करके सामने आएगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला और ये हो गया आपके पास सेकंड फॉर्मूला। नाउ एक चीज और जानते हैं हम लोग। नाउ आपको ये बात पता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², जहां पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, अगर इसको यहां पे पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv² इज इक्वल टू Hc इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। नाउ v² बराबर क्या मिल जाएगा, दिस इज अ 2hc अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो 2hc बाई m इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अब यहीं से आप v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v बराबर क्या मिल जाएगा, v बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2hc बाई m इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक तो ये भी फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन ध्यान देना ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करोगे, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको पता करनी होगी। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे एक और चीज लगा सकते हैं, और इसको आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, अंडर रूट 2h अपॉन m इंटू न्यू माइनस क्या होगा, तो न्यू नॉट हो जाएगा। आप इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग में। आप इसको पहले कॉपी करो और उसके बाद फिर हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग। देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है
वो मोस्टली आपका डिपेंड करता है इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर। इंसिडेंट एनर्जी अगर आपका ज्यादा होगा तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंसिडेंट एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना है, इससे कोई मतलब नहीं होता। इंटेंसिटी को मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से, वो आगे की ओर डिस्कस करेंगे हम लोग। यहां पे लिखा हूं मैं एक पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट भी आप इसको कह सकते हैं, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई इसको लेना देना नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मैं बता चुका हूं। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, the minimum frequency required to ejection of electron from metal surface, ठीक। अगर मान लो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, इसको मैं नाम देता हूं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और न्यू नॉट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो, यहां पे शो करेगा। मतलब अगर ग्राफ ऐसा देखें आप, मैं अगर ग्राफ ऐसा दिखाऊं, यहां पे मैं लेता हूं काइनेटिक एनर्जी, क्या लेता हूं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। अब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी कह लेता हूं, फ्रीक्वेंसी, और इस जगह पर है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ कैसा बनता है, इस न्यू नोट से पहले तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस न्यू नोट के बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे आपका कर्व कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले आपका कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कौन सा केस आ जाएगा? ये वाला, है ना। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद नीचे वाला केस आ जाएगा, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक ग्राफ और यहां से बनता है, कैसे? आप ऐसा लेके चल सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, H इंटू न्यू माइनस न्यू नोट, ये हम लोग जानते हैं। अगर मान लो कि ये आपके पास y है, ये आपके पास m है, और ये है आपके पास x, तो y इक्वल टू क्या मिल गया? m इंटू एक्स मिल गया, जो कि लीनियर कर्व देता है, आपको पता है। तो ग्राफ कैसा बन सकता है? अगर y के तरफ काइनेटिक एनर्जी रखें और x के तरफ न्यू माइनस न्यू नॉट को रखें, तो ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। समझ सकते हैं? तो ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फैक्टर हो चुका है। इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट लेके चलेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो मैंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज इंटेंसिटी।
यानी कि अगर I है, दिस इज ए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और P है आपके पास पावर, और A है आपके पास एरिया। तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, नाउ पावर बराबर आप जानते हैं, पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, ये तो आप जानते हैं। नाउ अगर इन दोनों को रिलेट कर दूं, मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी आपके पास, वाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी को कहां पे मतलब पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम रखोगे लाइट का तो भाई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड ग्राफ करते हैं, इधर मान लो काइनेटिक एनर्जी है और इधर मान लो आपका इंटेंसिटी है, तो ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करा तो ग्राफ तो ऐसे ही होगा आपके पास। ठीक है, तो इसको जरा आप कॉपी करेंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो मिनिमम पोटेंशियल जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर। तो वैसे पोटेंशियल को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर जो है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन हमने आपको बताया था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसफर करना है। एक काम करते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और एनर्जी बराबर या काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी कह लो, ये किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज इनटू वोल्टेज, जहां पर ई क्या है आपके पास बाबू, चार्ज, क्या है, चार्ज है, और भी नॉट आपके पास क्या है, दिस इज पोटेंशियल, ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल है। ठीक ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड को उठा के फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को अगर आप फर्स्ट पे रखते हैं तो ई भी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये वाला फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल निकालने के बारे में पूछेगा। भी नॉट का मतलब क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा एक यहां पे नोट पॉइंट आप ध्यान देना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, बराबर। एक तो आप लोग जाने हैं कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू से, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर न्यू और न्यू नॉट यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाता है, तो वैसे सीन पर क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H इंटू न्यू के जगह पे न्यू नॉट रख दो, न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट तभी होगी जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको जरा कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए आप, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, 7.0 इंटू
10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड when radiation of frequency nu is equal to 1.0 into 10 to the power 15 second inverse। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 1.0 into 10 to the power 15 second inverse, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 10 into 10 to the power 14 second inverse लिख सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं H इंटू क्या होता है न्यू माइनस न्यू नॉट। सही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H का वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। न्यू आपके पास कितना है तो 10 इंटू 10 टू द पावर 14, और न्यू नॉट हमारे पास कितना है तो 7 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। यहां से कॉमन निकल गया 10 टू द पावर 14, और 10 माइनस क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा। अब इसको सिंपल सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू क्या होगा 3। अब 6.6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा 19.8 मिल जाएगा, इंटू इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 10 टू द पावर -20 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज 230 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं लैम्डा नोट के साथ, दिया गया 230 नैनोमीटर। ठीक ना, यानी कि 230 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन मेटल इज इरिडिएटेड विथ वेवलेंथ 180 नैनोमीटर। इंसिडेंट वेवलेंथ कितना रखा गया है 180 नैनोमीटर। सॉल्व करेंगे तो 180 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा। पता करना है आपको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है Hc इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसको सिंपल सारे वैल्यूज को पुट करो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, C कितना तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा आपके पास कितना है बाबू देखो तो 180 इंटू 10 टू द पावर -9, और लैम्डा नोट कितना है तो 230 इंटू 10 टू द पावर -9 कर सकते हैं। अब सिंपल इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.8 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर -26 आएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो क्या मिलेगा तो 230 इंटू 10 टू द पावर -9 माइनस 180 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई 230 इंटू 180 इंटू 10 टू पावर -9 10 टू पावर -9 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू पावर -18 हो जाएगा। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26। यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा 10 टू पावर -9, और यहां से लेके आ जाओ 10 टू पावर -18। अब यहां पे 230 माइनस 180 डिवाइड बाई 230 इंटू क्या होगा 180 होगा। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद कितना आता है तो ये निकल करके आता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आप आराम से इसको घर पे बैठ के सॉल्व करते रहना। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज
5.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जरा ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड मेटल सरफेस। मेटल सरफेस है ये, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच जो एनर्जी है वो कितना लग रहा है, दिस इज ई नॉट मान लेते हैं, तो 5.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस एनर्जी को क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हो ना। आगे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आउट फ्रॉम सिल्वर विच इज बीइंग exposed to ultraviolet light of wavelength is 360 एंगस्ट्रॉम। आपने इंसिडेंट कितना वेवलेंथ किया हुआ है, तो 360 एंगस्ट्रॉम किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, एनर्जी पता करोगे। इंसिडेंट एनर्जी बराबर क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा, है ना। तो लैम्डा कितना है आपके पास, ये है 360 एंगस्ट्रॉम, या फिर क्या लिख सकते हैं 360 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये वेवलेंथ हमें पता चल गया है। तो एनर्जी बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 और C कितना होगा, तो 3 इंटू 10⁸। और लैम्डा आपके पास कितना है, तो ये है आपके पास 360 इंटू 10⁻10। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एनर्जी बराबर 19.8 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 360 इंटू 10⁻10। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये निकल करके आता है 5.5 इंटू 10⁻18 जूल। आप घर पे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब पता करना है आपको काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं E माइनस क्या होता है, E नॉट, इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी आ चुका है कितना, 5.5 इंटू 10⁻18 जूल, और थ्रेशोल्ड कितना दिया गया था बाबू, 5.5 इंटू 10⁻19 जूल। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो, क्या कॉमन निकल जाएगा, यहां से कॉमन निकल जाएगा आपका 5.5 इंटू 10⁻18। यहां पे हो गया 1 और यहां पे क्या हो जाएगा 10⁻1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5.5 इंटू 10⁻18 इंटू 1 माइनस क्या होगा 0.1, दैट इज 5.5 इंटू 0.9 इंटू 10⁻18। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.94 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है कि व्हेन अ लाइट ऑफ 470 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ है वो कितना है बाबू, तो 470 नैनोमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 470 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6.4 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मीटर छूट गया है, तो वेलोसिटी आपके पास कितना है, तो 6.4 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेशियम मेटल। मिनिमम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम मेटल के सरफेस से रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से फाइंड आउट करो। एक इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल लेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहां से पता कर लो इंसिडेंट एनर्जी, दैट इज Hc अपॉन लैम्डा। H कितना होता है, तो 6.6 इंटू 10⁻34
सी हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है आपके पास, तो 470 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना मिलता है। तो ये आता है आपके पास 4.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप इसको घर पे आराम से सॉल्व करना। इसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है, दैट इज 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी कितना दिया गया है, तो 6.4 इंटू 10⁴ का स्क्वायर। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करो तो काइनेटिक एनर्जी का आपको यहां से पता चल जाएगा। जरा सॉल्व करके देखो तो कितना आता है। तो ये निकल करके आता है 186.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है, अब आपको यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी पता चल जाएगा, फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, E माइनस E0 होता है। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास कितना, 186.3 इंटू 10⁻⁻23, और इंसिडेंट एनर्जी भी आपके पास है कितना, 4.22 इंटू 10⁻⁻19, 4.22 इंटू 10⁻⁻19 माइनस क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी पता कर सकते हैं, तो E0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये होगा 4.22 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 186.3 इंटू 10⁻⁻23। अब इसको सिंपल सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, काउंट करके देखो। ये आता है आपके पास 4.20 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी पता चला है। नाउ हमें कितने का पता करना है, फॉर 1 मोल। 1 मोल कहने का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर मैं 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी पता करूं तो क्या मिलेगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आया है उसको 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको जरा सॉल्व कर लो कितना आएगा, तो ये निकल करके आएगा आपके पास 252.9 इंटू 10⁻³ जूल पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं था, इंसिडेंट एनर्जी आप पहले निकालते, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालते, फिर एक इलेक्ट्रॉन का आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाता और 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा। ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरिडिएटेड विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी as did photo electrons emitted when the same metal was irradiated with light of frequency इतना। देखो एक तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ν1 कितना 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप ke1 मान लो। एक और फ्रीक्वेंसी है ν2, वो कितना है तो 2.0 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप ke2 मान लो। अब कह रहा है कि जो ke1 है वो 2ke2 के बराबर है, मतलब पहले से दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या है, दुगना है। अब आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। जो पोटेशियम मेटल था या जो भी मेटल आपने इस्तेमाल किया था उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये आपको पता करना है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 पे क्या लिख सकते हैं, h इंटू ν1 माइनस ν0। यहां पे क्या लिख सकते हैं 2h इंटू ν2 माइनस ν0 लिख सकते हैं। h से h आपका कटेगा, दैट इज ν1 माइनस ν2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 2ν2 माइनस क्या होगा 2ν0 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको उठा के इधर करो, इसको उठा के इधर करो, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ν0 प्लस 2ν0 इज इक्वल टू 2ν2 माइनस क्या होगा ν1।
अब इसको सॉल्व करें तो क्या बचेगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन। न्यू नॉट इज इक्वल टू 2, न्यू टू आपके पास कितना है बाबू, ये दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 16, और न्यू वन आपके पास कितना दिया गया देखो तो, न्यू वन हमारे पास दिया गया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16। अब इसको जरा सॉल्व करें तो 2 टू ज 4, 4 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16, दैट इज न्यू नॉट इज इक्वल टू 10 टू पावर 16 कॉमन निकाल लो तो 4 माइनस क्या होगा 3.2। अब इसको सॉल्व करें तो आएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल। नाउ न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से एक 0 कटेगा तो 8 इंटू आएगा 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन को ध्यान देना है। कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके फॉर्मूले बेसिस पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन दिया गया है कि ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम strikes a metal surface, the work function of the metal being 2.20 electron volt. Calculate energy of photon in electron volt. Incident energy आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है वो है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन दिया गया ना, तो वर्क फंक्शन यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कितना है तो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इंसिडेंट आपको पता करना है और साथ में क्वेश्चन पे वेवलेंथ है कितना 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि क्या लिख सकते हैं तो 3000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा Hc अपॉन लैम्डा, H बोले तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और C बोले तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना है बाबू तो 3000 इंटू 10 टू द पावर -10। अब इसको जरा सॉल्व करो और एनर्जी को यहां से पता करो। ध्यान देना ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, जूल के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में निकालना है। कैलकुलेट करो जरा, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। तो ये आता है आपके पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये जूल के फॉर्म में आया है। नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में कैसे पता करोगे, आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, देयरफॉर 1 में कितना हो जाएगा तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इतना जूल आ चुका है, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जरा सॉल्व करो कितना आता है तो ये आएगा 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इंसिडेंट एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना मिल चुका है 4.125 मिल चुका है। ये पहला का जवाब हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, इंसिडेंट एनर्जी माइनस क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी कितना है तो 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना था तो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना निकल करके आएगा, ये आएगा 1.925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल के फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या करोगे 1.925 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है, तो ये जो निकल करके आता है वो है 3.08 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, ये आपका जूल के फॉर्म में हो गया और ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में।
लास्ट एक पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। अरे हाँ ना, काइनेटिक एनर्जी पता चल चुका है 3.08 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1/2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू क्या होगा v²। ठीक है, तो v² बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 3.08 इंटू 10⁻19 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। देयरफॉर v बराबर क्या लिख सकते हो? इसको अंडर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर से इधर जाए तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो अंडर रूट 3.08 इंटू 10⁻19 इंटू 2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और इसको सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू निकल करके आएगा 8.1 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप यहां पे स्टेप वाइज सॉल्व करके देखें किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, किस तरीके से आपका वेलोसिटी निकलेगा, है ना। डिफरेंट यूनिट में भी देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, उसको फिर जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसको पहले जरा आप कॉपी करो, है ना। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।